मैं एस मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में जब आप हिंदी से अंग्रेज़ी में आपको जब अनुवाद करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानें। जब हिंदी में आप सेंटेंस को पहचानेंगे तभी आप उसको अंग्रेज़ी में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचाना जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और टेंस कैसे पहचाना जाए। देखिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में जो आता है और उसी से सटा हुआ है रहा है, ये दोनों अलग अलग अपना काम करते हैं। अगर आप है को देखेंगे या हैं को देखेंगे या हों को देखेंगे या हूँ को देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ जो है हो हूँ ये केवल ये बताता है प्रेजेंट टेंस, ओनली प्रेजेंट टेंस, नो इंडेफिनिट, नो कॉन्टिन्यूअस। केवल है हूँ से आप देखेंगे तो वो कंफर्म करेगा कि ये केवल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन उसी से सटा हुआ पहले रहा है, रहे हैं, रही हो, रहा हूँ, रहे हैं। अब ये रहा जो है ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, केवल कॉन्टिन्यूअस। अब अगर आप देख रहे हैं कि रहा देख रहे हैं तो समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस ये नहीं बताएगा कि मैं कौन सा किस टेंस में कॉन्टिन्यूअस हूँ। तो अब आप देखेंगे जो रहा से सटा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लड़का खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है, तो रहा जो है कॉन्टिन्यूअस हो गया, है हो गया प्रेजेंट। तो आप मिला के क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हिंदी में दो शब्द जो रहा और है उसका अर्थ माने होता है। जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो कहेंगे अंग्रेज़ी में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो आप इसको अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जब हिंदी को आप वाक्यों को पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तभी आप अनुवाद कर पाएंगे। तो पहले अगर स्टूडेंट इस बात को ध्यान दे तो सबसे पहले उन्हें जल्दी नहीं, सबसे पहले लास्ट में देखिए कौन सा टेंस है और फिर उस टेंस के कौन सा प्रकार है, और उसके सामने स्पष्ट दिखाई देगा रहा यानी कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद है यानी प्रेजेंट। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पहचान लिया हिंदी में कि हाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब अनुवाद कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आप सबसे पहले नियम में आइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या नियम है अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का। ग्रामर ये कहता है कि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अनुवाद करेंगे, इज़ सहायक क्रिया इज़, आर और एम का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इज़, आर और एम का, और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर स्टूडेंट समझ लें कि पार्टिसिपल फॉर्म होता क्या है, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो यही फॉर्म जो है पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड पार्टिसिपल फॉर्म। तो पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ग्रामर कहता है ये जो सहायक क्रिया है इज़, आर और एम, इसका किस आधार पर कब इसका प्रयोग करेंगे। तो ग्रामर ये कहता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को देखते हुए, कर्ता को देखते हुए सहायक क्रिया का चुनाव किया जाता है। अब कर्ता कौन सा करता है जिसके साथ इज़ लगना है, कौन सा करता है जिसके साथ आर लगना है, कौन सा करता है जिसके साथ एम लगना है, ये आपको सीखना है। अब आप देखिए थोड़ा सा विस्तार से, यदि किसी वाक्य का कर्ता फर्स्ट पर्सन हो, यानी प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन यानी हु, आई एंड वी। ग्रामर कहता है अगर कोई कर्ता किसी भी वाक्य का प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, तो उस आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ
एम का प्रयोग करेंगे और वी के साथ आर का प्रयोग। देखिए फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में कंडीशन है, अगर आई आएगा तो आपको एम का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, और हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वी आर टीचिंग। तो दोनों में अंतर है। अगर आई आ रहा है यानी मैं आ रहा, मैं को अंग्रेज़ी में आई कहते हैं, तो उसके साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट पर्सन है लेकिन वी आ रहा है, हम लोग आ रहा है, तो वहाँ पर आपको वी के साथ आर का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब आइए सेकंड पर्सन, यानी प्रोनाउन में अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो यू सेकंड पर्सन होता है, उसके साथ आपको सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो यू आर, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम निबंध लिख रहे हो, यू आर राइटिंग एन एसे। तो अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना पड़े कौन सा करता है। अगर करते का कन्फ्यूज़न रहा तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कौन सा करता है। सेकंड पर्सन यानी यू के साथ आर का। अब आइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अगर वे आ रहा है यानी इसकी अंग्रेजी होती है दे, THEY, दे के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। वे वहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, दे के साथ आर का प्रयोग करना है। तो अब आइए देखिए, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन के साथ उसमें देखना पड़ेगा हु इज़ फर्स्ट पर्सन, यानी आई के साथ एम का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग, यू के साथ आर का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग। अब आइए थर्ड पर्सन में ही आ जाए, HE, ही, तो ही के साथ इस का प्रयोग करेंगे, और शी आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे, और इट आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे। ये पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन हो गए। इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए, अगर नाउन आ जा रहा है तो अगर नाउन में कॉमन नाउन आ रहा है तो आपको कॉमन नाउन में ध्यान देना पड़ेगा कि कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। अगर कर्ता कॉमन नाउन है और एक वचन में है तो आपको सहायक क्रिया इस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, लड़का पतंग उड़ा रहा है तो द बॉय इज फ्लाइंग काइट, द बॉय इज फ्लाइंग काइट। लेकिन अगर यही कहा जाए लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर का पड़ेगा। दोनों कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन में होने के बावजूद भी अगर सिंगुलर नंबर है तो इसका, प्लूरल नंबर है तो आर का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कॉमन नाउन है तो बस इज लगा दिया, या कॉमन नाउन है तो नहीं। इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ, ये देखना पड़ेगा ध्यान से कि ये एक वचन में है कि बहुवचन में है। अगर आपने ऐसा ध्यान रखा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट बनेगा, वरना गलत होने का ज़्यादा चांस रहेगा। अब आइए प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी प्रॉपर नाउन कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका सहायक क्रिया का चुनाव। अब कैसे, किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, वाक्य को किस सिस्टम से रखेंगे, ये सबसे बड़ी बातचीत है। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि हिंदी के जो नियम है, सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद कर्म आता है, और अंग्रेजी के स्ट्रक्चर के हिसाब से कर्ता के बाद क्रिया आती है। अब अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे कि कहाँ पर कर्म है, कहाँ पर क्रिया है, अगर हिंदी में कर्ता के बाद तुरंत कर्म आ रहा है तो आप उसको पहले यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कर्म के बाद आपको क्रिया में आना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि तुम बाज़ार जा रहे हो, तुम बाज़ार जा रहे हो। अब आपने तुम के साथ यू का प्रयोग किया। अब आप कह जाएंगे ये बाज़ार है, तुम बाज़ार, बाज़ार, तो बाज़ार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जाना, जा हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया, जा क्रिया हो गई, कौन सी? गो, लेकिन उसमें रहे जुड़ा हुआ है, जा रहे। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में,
जा रहे हो, ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर स्टूडेंट इस बात को एकदम फोकस कर ले तो उसे बहुत ही जल्दी, आसानी से आसानी, ईजी एंड ईजी वो ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन जब तक वो उस चीज़ को समझेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा, तो वो बार बार गलती करेगा। देखिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, तुम बाज़ार जा रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, आपने तुम के अंग्रेजी यू लगा दिया। अब आपके सामने ये है कि इस यू का प्रयोग सहायक क्रिया का करना है। तो अब सहायक क्रिया कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा बाज़ार, बाज़ार ऑब्जेक्ट है, कर्म है, उसके बाद जा, जा क्रिया है, जा, जा मैंने जा, लेकिन उसी जा से सटा हुआ रहे। अब आप समझें कि अच्छा ये रहे जो है कॉन्टीन्यूअस है। जब कॉन्टीन्यूअस आएगा तो सहायक क्रिया आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ इज़ आर एम, क्योंकि रहे के बाद हो आ रहा है। ये हो जो है प्रेजेंट है। अब आपने कैसे डिसीजन लिया कि ये रहे जो है वो कॉन्टीन्यूअस है और हो जो है वो प्रेजेंट है। तब आपने कहा कि हाँ प्रेजेंट में सहायक क्रिया इज़ आर एम का प्रयोग करते हैं, इज़ आर एम का प्रयोग करते हैं। अब आया यू, यू के साथ आपने कहा रहे आ रहा है, अब आपने तुरंत लगाया आर, यू आर। उसके बाद अब आपने लगाया जो क्रिया है जा, यानी गो। अब गो के साथ नियम ये कि रहे की कॉन्टीन्यूअस है, इसके लिए आपको यहाँ पर देखने में जा रहे, रहे जा रहे, ध्यान रखिए रहे कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन उस जा के साथ जो गो है वो तुरंत गोइंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस का नियम ये है कि वर्ब की फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब आइए, जब आपने इतना काम कर लिया, अब आइए ऑब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट की बात है। अब उसका स्थान कहाँ पर आएगा? क्रिया के बाद। यू आर गोइंग टू मार्केट, जिधर जाया जाता है उसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में टू दिखाई नहीं देता है। तुम बाज़ार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। अब स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, एक छोटे से जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया, इस बात को अगर आपने फॉलो किया, आप तुरंत क्रिया पे आइए, टेंस पे आइए सबसे अंत में, और उसके बाद उसी से सटा हुआ उससे पहले छोटा सा दिखाई देगा रहा, रहे, रहे, और समझ जाइए कि ये कॉन्टीन्यूअस है और उसी से सटा हुआ रहेगा एकदम, जैसे जा, आ, खा, लिख, लिख रहा, लिख, लिखा जाएगा लिख, लेकिन उसी के साथ सटा रहा, लिख रहा। अब ये कहा जाएगा कॉन्टीन्यूअस, लिख रहा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कहाँ पर क्रिया है, मेन क्रिया कहाँ है? रहा से पहले, रहा से पहले लिख रहा। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में इसका प्रयोग करेंगे, देखिए पहले आ रहा है जा, लिख, उसके बाद आ रहा रहा। लेकिन जब आप रहा को अंग्रेज़ी में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब, यही चीज़ है। हिंदी में मुख्य क्रिया पहले आती है, तब सहायक क्रिया आती है। और यहाँ पर आपको पहले मुख्य क्रिया, पहले सहायक क्रिया आएगी, तब जैसे रहा, ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया रहा। तो अब आप यहाँ पर सहायक क्रिया रहा कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए इसी को जब कॉन्टीन्यूअस आएगा वो सहायक क्रिया की पहचान क्या है? रहा से। अब रहा, लिख रहा, लिख पहले आ रहा है, रहा बाद में आ रहा है। तो अगर लिख जो है वो मुख्य क्रिया है, लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाया तो गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ग्रामर, आपके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस पार्टिसिपल फॉर्म यानी मुख्य क्रिया। तो अब आप देखें कि हिंदी में पहले क्रिया आएगी, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, तब क्रिया आएगी, तब सहायक क्रिया यानी कि उसके पहचान, उसके बाद काल आएगा यानी टेंस। अब आपको अंग्रेज़ी में जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले जैसे हिंदी में सब्जेक्ट आ रहा है वैसे अंग्रेज़ी में भी आपको सब्जेक्ट लगा, लेकिन उसके बाद आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? पहले आपको काल के पास आना पड़ेगा, काल लास्ट में है प्रेजेंट। अब आपने प्रेजेंट देखा, उसी से सटा हुआ है, अगर रहा आ रहा है तो आप समझिए अच्छा ये कॉन्टीन्यूअस है, रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। अब आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का नियम देखा कि सहायक क्रिया इज़ आर एम का प्रयोग करेंगे। तो अब रहा के अब आप सब्जेक्ट लगा दिया आपने, है जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने सहायक क्रिया का प्रयोग कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि उसी सहायक रहा से सटा हुआ, उससे पहले जस्ट कोई लिख होगा, कोई आना होगा, कोई जाना होगा, कोई जा होगा,
कोई लिख होगा कि खा होगा, खा रहा, ये सारी चीज़, इस चीज़ को आपने फोकस करेंगे तो आप समझेंगे ये क्रिया है। अब उस क्रिया में पार्टिसिपल फॉर्म लगा दीजिए। अगर लिख है तो राइटिंग कर दीजिए, ईट है तो ईटिंग कर दीजिए, सिट है तो सिटिंग कर दीजिए, स्विम है तो स्विमिंग कर दीजिए, ठीक है, से है तो सेइंग कह दीजिए, आस्क है तो आस्किंग कर दीजिए। बस इस चीज़ को 3 इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपने उसका प्रयोग किया और उसके बाद अब कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उससे पहले तो आप उसको लगा दीजिए। लेकिन ये मुख्य ये स्ट्रक्चर है। अगर स्टूडेंट इस बात को फॉलो कर ले तो उसको अनुवाद करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहाँ से प्रॉब्लम है? जब वो स्ट्रक्चर को नहीं पहचानता है, वाक्यों को नहीं पहचानता, देख रहा है, लिखा है, कहता है कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यू, लेकिन वो उस बात पर ध्यान नहीं देता है कि ये रहा क्या कह रहा हमें है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी। आज तक यहीं पर मैं रोकता हूँ। धन्यवाद।